हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारा अध्याय चल रहा है अध्याय 3B, मतलब यूनिट 2 के अध्याय 3 का दूसरा भाग, जिसमें हम पिछले वीडियो में, आपको याद हो तो, सेलों का समांतर क्रम संयोजन समझ चुके हैं और उसके पिछले वाले वीडियो में हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन समझ चुके हैं। बच्चों, हमने ये बात की थी कि श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग विद्युत वाहक बल को बढ़ाने के लिए किया जाता है और समांतर क्रम संयोजन का उपयोग धारा के मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और यदि दोनों को बढ़ाना हो तो क्लियर है बच्चों कि उसमें श्रेणी क्रम भी होना चाहिए और उसमें समांतर क्रम भी होना चाहिए, और ये चूंकि दोनों का मिला जुला रूप होगा तो इसे हम कहेंगे सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। तो आज हम समझने जा रहे हैं सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। अब ये मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें आप देखो, पहली लाइन में दो सेल जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, दूसरी लाइन में भी दो सेल जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तीसरी लाइन में भी दो सेल जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, और ऐसी हमने तीन पंक्तियां बनाई हैं और इन तीनों पंक्तियों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। इसे बच्चों सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। आप देखेंगे इसमें श्रेणी भी दिखाई देगी और समांतर भी दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो अब यदि हमसे पूछा जाए कि सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे, सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में सेलों की समान संख्या को, सेलों को समान संख्या में श्रेणी क्रम में जोड़कर कई पंक्तियां बनाई जाती हैं और उन पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोजन के सिरों के मध्य बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर इस बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसे कहते हैं बच्चों सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। अब हमें इस संयोजन से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तो व्यंजक हम स्थापित करें उससे पहले कुछ बातें आप समझ लें बच्चों। जब भी हमें धारा चाहिए होती है तो हमें दो मान चाहिए होते हैं, एक संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल और एक संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध। ये दो बातें हमारे पास हो, मतलब दो मान हमारे पास हो, तो हम धारा ज्ञात कर सकते हैं। अब कभी हमने समझा था कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो कुल विद्युत वाहक बल सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, और जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल विद्युत वाहक बल प्रत्येक पंक्ति के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। याद रहेगी इतनी बात, ये याद रखिएगा। और जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, और जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम व्यंजक स्थापित करने जा रहे हैं। आप देखेंगे एक लाइन में हमने केवल दो सेल जोड़े हैं और ऐसी ऐसी कितनी पंक्तियां बनाई हैं, तीन। तो जब हम व्यंजक स्थापित करेंगे बच्चों तो प्रत्येक लाइन में सेलों की संख्या n मान के चलेंगे। कितनी? n। और ये जो पंक्तियां हैं जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है उनकी संख्या को m मान के चलेंगे, ताकि हम व्यंजक को स्पष्ट रूप से दर्शा सकें कि इसमें इतनी पंक्तियां हैं और इसमें प्रत्येक पंक्ति में इतने सेल हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, माना प्रत्येक पंक्ति में ई विद्युत वाहक बल और स्मॉल और आंतरिक प्रतिरोध के n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो प्रत्येक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा। तो चूंकि बच्चों सेल पंक्ति में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। और आपको याद हो तो हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा है कि यदि ई विद्युत वाहक बल के n सेल किस क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में, तो कुल विद्युत वाहक बल n ही होगा। तो बच्चों प्रत्येक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल n ही होगा, अर्थात आपने जितनी पंक्तियां बनाई है उन सभी का विद्युत वाहक बल n ही होगा। वह आंतरिक प्रतिरोध, यहां लिखना पड़ेगा, वह आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, nr होगा। अब बच्चों यदि हम ऐसी ऐसी कितनी पंक्तियों को, m पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ दें, किस क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें, तो चूंकि पंक्तियां समान बिंदुओं के मध्य जुड़ी हैं इसलिए संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, यदि बच्चों उसको हम क्या माने, ई डैश, तो ये डेफिनेट किसके बराबर होगा, एन के। ऐसा क्यों है, क्योंकि पंक्तियों को आपने किस क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल आपस में जुड़ते नहीं है, बल्कि प्रत्येक लाइन का विद्युत वाहक बल बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल। हम क्या बोलेंगे, अब यदि बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r डैश हो, कौन सी बैटरी का, जिसमें प्रत्येक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध nr है और ऐसी ऐसी कितनी पंक्तियों को, m पंक्तियों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है, तो संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध यदि क्या हो, r डैश, तो बच्चों 1/r डैश। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 1/r डैश मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर क्या होगा, पहली पंक्ति के आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम।
समझ में आ रहा है ना। प्लस दूसरी पंक्ति के आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम। भाई ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे कारण है, पंक्तियां किस क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में, तो इनके पंक्तियों के आंतरिक प्रतिरोध ये भी किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। और जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम जुड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अब आगे क्या लिखेंगे, प्लस तीसरी पंक्ति के आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम, फिर प्लस डैश डैश डैश, प्लस ऐसी हमने कितनी पंक्तियां मानी, m, तो हम कहेंगे mवी पंक्ति के आंतरिक प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अच्छा ये कितने पद हैं, तो ये टोटल m पद हो गए। कितने पद, m पद। यदि इनको जोड़े तो आप देखो, यदि केवल इन दो पदों को हम जोड़े तो बच्चों मान आएगा 2/nr, क्योंकि एलसीएम आएगा है ना, ऊपर 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2/nr। तो यदि ऐसे हम 3 पदों को जोड़े तो 3/nr, 4 को जोड़े तो 4/nr, 10 को जोड़े तो 10/nr, 100 को जोड़े तो 100/nr, तो m को जोड़े तो m/nr। तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1/r' बराबर क्या हो जाएगा m, और बटे क्या हो जाएगा nr। बच्चों इसको हमने पलट दिया, तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे, r' बराबर nr, और बटे क्या हो जाएगा, और ये हो गया बच्चों संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, और यह है बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल। पर हमें तो चाहिए धारा, तो आप जानते हैं धारा के लिए दो मान चाहिए होते हैं, एक बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, और दूसरा परिपथ का कुल प्रतिरोध। बच्चों परिपथ का कुल प्रतिरोध आप जानते हैं दो प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, आंतरिक प्लस बाह्य। तो हम क्या बोलेंगे, अब यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ के कुल प्रतिरोध को बच्चों हमने कैपिटल R' लिखा, तो कैपिटल R' बराबर क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध ये वाला प्लस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R ये वाला। इसकी जगह बच्चों इसका मान रख देते, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इसका मान क्या होगा, तो यहां पे हमने मान रखा, तो R' बराबर होगा nr ये बटे में m ये वाला, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा कैपिटल R। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है। यदि इसके बटे में क्या मान लेंगे, हमारा अधिकार है इसका इससे क्या गुणा, इसका इससे गुणा, और बटे में इन दोनों का गुणा। तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे बच्चों, R' बराबर क्या होगा nr प्लस m कैपिटल R के बटे में क्या हो जाएगा m। और ये हो गया बच्चों इस मिश्रित क्रम संयोजन में संयोजन से प्राप्त बैटरी के कुल विद्युत वाहक बल और बाह्य प्रतिरोध, बैटरी के कुल आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध का योग, मतलब परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब जब दोनों मिल गए हैं बच्चों तो हम धारा ज्ञात कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अतः बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, मान रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर ऊपर क्या आएगा, ईडेस क्या, तो हम बोलेंगे पढ़ लो, ऊपर लिखा हुआ है क्या है, संयोजन से प्राप्त बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। मान रख देते हैं यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बराबर ये क्या लिखा, ईडेस का मान एनी, ये एनी, बटे में क्या आएगा R' n स्मॉल r प्लस m कैपिटल R के बटे में m। तो बच्चों ये m पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर, तो I बराबर हो जाएगा mn, साथ में क्या आएगा E बटे क्या होगा nr प्लस क्या हो जाएगा m कैपिटल R। और इसे कहते हैं सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में संयोजन से प्राप्त विद्युत धारा के लिए व्यंजक। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये जो धारा प्रवाहित हुई, मतलब हमें प्राप्त हुई बाह्य प्रतिरोध में, इसका मान अधिकतम कब और कितना होता है। ठीक है बच्चों, आज अपन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।